Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on Daily News Review. बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में। सबसे पहले चर्चा करेंगे हम एलिफेंट कॉरिडोर को लेकर। देखिए, आपको याद होगा कि एक एक्सपर्ट पैनल यहाँ पर गठन किया गया था, कमीशन किया गया था केरला हाई कोर्ट के द्वारा, और उसने रिसेंटली अपना प्रपोजल यहाँ पर दे दिया है। जो एस्केलेटिंग ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट हमें लगातार देखने मिल रहे थे, स्पेशली हम बात कर रहे हैं चिन्ना कनाल की। यहाँ पर एक अर्जेंट नीड थी कि कहीं ना कहीं जो एक कनेक्टिविटी है, ह्यूमन और एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट है, इसको यहाँ पर दूर किया जा सके। राइट, जब हम इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो अनियारकल और ओल्ड देवीकुलम मुन्नार के आसपास का ये क्षेत्र हमें देखने के लिए मिलता है। इस पैनल ने एडवोकेट किया है कि देखिए, कहीं ना कहीं हमें रीओपनिंग करना होगा एलिफेंट कॉरिडोर को, जो कि अन्यार कलर से लेकर ओल्ड देवीकुलम तक लगभग 60 एकड़ के एरिया में शोला फॉरेस्ट के पास यहाँ पर एक्सपैंडेड है। ये इनिशिएटिव कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है ताकि रिस्टोर किया जा सके कनेक्टिविटी को, जो कि क्रूशियल हो जाती है जब आपको वाइल्ड एलिफेंट्स का एक मूवमेंट देखने के लिए मिलता है। और इसी को फैसिलिटेट करते हुए एक वास्ट 45 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को, जो कि मुन्नार लैंडस्केप के पास आपको देखने के लिए मिलता है, यहाँ पर मिटिगेट किया जा सकता है ये ये इशू को जो यहाँ पर लगातार देखने के लिए मिल रहा है। राइट, चलिए नाउ द क्वेश्चंस कम। देखिए, न्यूज़ पढ़ने का तरीका आपको सीखना होगा, इससे ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। क्या इशू था, क्या नहीं है, क्या पैनल ने यहाँ पर क्या रिकमेंडेशन दिए हैं। नो, यू डू नॉट हैव टू गो मच डीपर इनटू दैट। रादर आप एशियन एलिफेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एलिफेंट्स, स्पेशली हम एशियन एलिफेंट्स की बात कर रहे हैं, हाई कंजर्वेशन कंसर्न हमें इनका देखने के लिए मिल रहा है दुनिया भर में, स्पेशली क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा हो रहे हैं, इनकी पोचिंग बढ़ गई है और हैबिटेट लॉस की कंडीशन देखने के लिए मिल रही है। ग्लोबली अगर हम बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 45,000 वाइल्ड एशियन एलिफेंट्स हमें देखने मिल रहे हैं, और अकेले इंडिया में बात करें तो 29,000 अकेले भारतवर्ष में मौजूद हैं। करंट पॉपुलेशन की बात करें एलिफेंट्स में इंडिया की, तो ये 29,964 है अकॉर्डिंग टू द मोस्ट रिसेंट एलिफेंट सेंसस, जिसे 2017 में कंडक्ट किया गया था। इंडिया की बात करें तो 60% वर्ल्ड के वाइल्ड एशियाटिक एलिफेंट पॉपुलेशन आपको यहाँ पर देखने मिलेगी। 31 एलिफेंट रिजर्व आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे, जो कि 14 स्टेट में लगभग 76,508 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत है। और इसी के कारण इंडिया एक क्रिटिकली स्ट्रॉन्ग होल्ड बन जाता है जब बात होती है सर्वाइवल ऑफ दिस पर्टिकुलर स्पीशी। राइट, अब चूंकि एशियन एलिफेंट की बात करें तो यहाँ पर थ्रेट बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल रहे हैं, जिसमें ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है और कहीं ना कहीं पोचिंग आपको देखने के लिए मिल रही है। अगर हम इनके प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करें तो एशियन एलिफेंट को यहाँ पर हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन दिया गया है अंडर दी शेड्यूल, ओके गिव मी अ सेकेंड प्लीज, शेड्यूल फर्स्ट प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में ये एक लीगल स्टेटस प्रोवाइड करता है यहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए, और प्रोहिबिट करता है पोचिंग, ट्रैफिकिंग या दूसरी जितनी भी ट्रेडिंग है एलिफेंट्स को लेकर, उनके ऊपर पेनल्टीज लगा रहा है, हेफ्टी फाइन्स यहाँ पर लग रहे हैं, और 7 साल तक का एक इम्प्रिजनमेंट देखने के लिए मिल रहा है। वहीं इंडिया ने इसको प्रमोट करने के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट को भी लॉन्च किया था। अगर हम प्रोजेक्ट एलिफेंट की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो इंडिया ने इसको इस्टेब्लिश किया प्रोजेक्ट एलिफेंट को अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ताकि मॉनिटर किया जा सके, रेगुलेट किया जा सके वेलफेयर ऑफ बोथ वाइल्ड एंड द कैप्टिव एलिफेंट। ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था 1992 में, ताकि एक टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जा सके एलिफेंट प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन को लेकर। प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात करें तो इसका मुख्य फोकस है कि हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को, ताकि डिटेल जो प्रैक्टिस क्या है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की उसको किया जा सके। राइट, इसी के अलावा आप याद रखेंगे माइक और साइट्स जैसी चीज़ों को यहाँ पर लिया गया है, विच इज़ द मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स। एक इनिशिएटिव यहाँ पर चलाया गया था साइट्स के अंतर्गत, ताकि जो इलीगल पोचिंग है उस पर भी नियंत्रण लगाया जा सके। ये आपके सामने एक चार्ट है जहाँ पर स्टेट वाइज आपको डेटा देखने के लिए मिलेगा। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे।
बात करते हैं कोर्ट्स नज ऑन हॉस्पिटल चार्ज और रिफॉर्म अपॉर्चुनिटी। देखिए फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को यहाँ पर उस पर रिस्पॉन्स किया है और डायरेक्ट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि देखिए आपको ऐसी मेथड्स को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है जहाँ पर रेगुलेट किया जा सके हॉस्पिटल बिल्स को, स्पेशली जब हम बात कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर की जहाँ पर बिल बहुत ज़्यादा हमें देखने के लिए मिल रहा है। देखिए PIL यहाँ पर सबमिट की गई थी जो कि सिग्निफिकेंट डिस्पैरिटी बता रही है कि किस तरीके से हाई रेट्स हमें देखने मिल रही हैं हॉस्पिटल प्रोसीजर्स में, अलग अलग कॉस्ट हैं। और यहाँ पर एग्जाम्प्लीफाई किया गया था कैटरेक्ट सर्जरी को जिसका प्राइस अराउंड 10,000 है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, बट वहीं अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल में बात करें तो 30,000 से लेकर 1,40,000 तक एक बेसिक कैटरेक्ट सर्जरी के प्राइजेस किए गए हैं। कोर्ट ने यहाँ पर इन्वोक किया रूल 9 ऑफ क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2010 और बात की कि देखिए क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट को ध्यान में रखते हुए हमें रेट्स को डिटरमाइन करना होगा और सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पर आदेश दिया गया है कि भाई आप स्टेट गवर्नमेंट के साथ कंसल्टेशन के साथ इसको परिवर्तन लाइए, कोई पॉलिसी यहाँ पर लेकर आइए। इंडिया के हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम की बात करें तो प्रीडोमिनेंटली प्राइवेट सेक्टर्स आपको देखने मिल जाता है, मार्केट ड्रिवन एनवायरनमेंट है, ऐसे में प्राइसेस को डिटरमाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि ये जो मार्केट ड्रिवन अप्रोच है ये कई बार एक इनएफिशिएंसी, इनइक्वालिटीज़ और एक रेगुलर इंटरवेंशन की कमी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। वहीं अगर हम कोर्ट के डायरेक्शन की बात करें तो इन्होंने एक्नॉलेज किया है कि एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम क्या है, प्रपोज्ड सॉल्यूशन क्या होगा और किस तरीके से एक राइट डायरेक्शन में रहते हुए हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स इश्यूज को, राइट। एक प्रपोज सॉल्यूशन यहाँ पर दिया गया है विच इज दी, आप यहाँ पर समझ लीजिए यार्ड स्टिक कंपटीशन की बात की गई है जहां पर रेगुलेटरी अथॉरिटी एक स्टैब्लिश बेंचमार्क करेंगे मार्केट ऑब्जर्वेशन को ध्यान में रखते हुए कि प्राइस क्या होगा। हालांकि ये जो इम्प्लीमेंटेशन होगा ये इंडिया में बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर सकता है क्योंकि डाइवर्स पेशेंट प्रोफाइल होती है, अनरिलायबल प्राइस डेटा होता है और एक वीक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हमें देखने के लिए मिल जाता है। और इसी की वजह से अगर हम बात करें तो कॉम्पिटिशन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में थोड़ा सा इनसफिशियंट है और इसी के कारण एक लॉन्ग वेट टाइम यहाँ पर देखने मिलता है व्हेन इट कम्स टू सर्विस क्वालिटी और कहीं ना कहीं पेशेंट इन्फॉर्मेशन, पोटेंशियलिटी लीडिंग सप्लायर डिमांड के हिसाब से भी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। सो इसी को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने एक और चीज़ को डायरेक्ट किया है कि देखिए हमें STGs पर काम करना होगा विच इज़ दी स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस। कोर्ट का डायरेक्टिव यहाँ पर एम्फसाइज कर रहा है कि एक इंपॉर्टेंस होना चाहिए हमें एस्टैब्लिशमेंट करने के लिए, बेंचमार्क क्या होगा, प्राइस डिटर्मिनेशन क्या होगा और कहीं ना कहीं जो रोल है स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस का वो किस तरीके से होगा। STG कहीं ना कहीं हेल्प करता है ये डिफाइन करने में कि क्लिनिकल नीड्स क्या हैं, एक्सटेंट ऑफ केयर रिक्वायरमेंट क्या है, टोटल इनपुट नेसेसरी क्या है, अलग अलग प्रोसीजर की क्या प्रॉब्लम है और किस तरीके से चीज़ों को प्राइस लेवल को मेंटेन करना होगा। हालांकि STGs में भी एक लिमिटेड रेगुलेटरी कैपेसिटी हमें देखने मिलती है जिसकी वजह से इसकी फॉर्मुलेशन और अडॉप्शन को भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। नेसेसरी है कि किस तरीके से चीज़ों को डिज़ाइन किया जा रहा है। इन इंडिया ओवर हाफ ऑफ द टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर अगर हम बात करें तो ये कॉम्प्राइज्ड हो चुकी थी OOP की वजह से, OOP पेमेंट सिस्टम की वजह से, जहां पर सिग्निफिकेंट रिलायंस कहीं ना कहीं हमें देखने मिल रहा था इंडिविजुअल पेमेंट फॉर हेल्थ केयर सर्विसेज, जिसकी वजह से आप देखेंगे एक मिक्स ऑफ पब्लिकली एंड प्राइवेट पूल्ड रिसोर्सेज से यहाँ पर अमाउंट आता है। ऐसे में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम किस तरीके से चीज़ों को काम कर रहे हैं, क्या हमारा इस्टेब्लिशमेंट है उसको समझना महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप थोड़ा सा डिटेल में अध्ययन के लिए चाहें तो क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2010 को यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। इन केस यू आर नॉट फाइंडिंग इट एनीवेयर, आप इस PDF को यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं एंड यू विल फाइंड एवरी सिंगल इन्फॉर्मेशन इन दिस पर्टिकुलर PDF, जिसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल राउस अकेडमी ऑफिशियल को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप हमारी वेबसाइट पर डायरेक्टली जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट इस कंटेंट को या इससे रिलेटेड दूसरे कंटेंट्स को रीड कर सकते हैं। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, बात करने वाले हैं हम इंडिया की पॉटरी इंडस्ट्री को लेकर जिसमें रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आपको याद है अभी रिसेंटली H5N1 का आउटब्रेक हुआ है जो कि अपने आप बता रहा है कि किस तरीके की अनसेफ कंडीशन है इंडस्ट्रियल लाइव स्टॉक प्रोडक्शन में और कहीं ना कहीं एक इंटरकनेक्शन बता रहा है कि एनिमल वेलफेयर कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप पब्लिक हेल्थ की बात करते हैं। पब्लिक हेल्थ, इकोसिस्टम या बायोडाइवर्सिटी कंसर्न की बात करें तो सारी चीज़ों की शुरुआत एक ही
जगह से होती है। इंडिया के एनवायरमेंटल लॉज और रेगुलेशन की बात करें तो ये कहीं ना कहीं वन हेल्थ प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए होने चाहिए, ताकि एक इंट्रिकेट रिलेशनशिप जो है इन डोमेन्स में उसको मेंटेन किया जा सके। H5N1 आउटब्रेक की बात करें, जिसका ओरिजिन चिकन से हमें देखने के लिए मिला, ये ग्लोबली बहुत ज़्यादा बढ़ गया। सो डेमोन्स्ट्रेटिंग की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं एबिलिटी तो है कि हम एक क्रॉस स्पीशीज़ बैरियर यहाँ पर कर सकते हैं, और एक सिग्निफिकेंट थ्रेट हमें देखने के लिए मिल रहा है वाइल्ड लाइफ और साथ ही साथ ह्यूमन पॉपुलेशन को। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करें तो हाई फर्टिलिटी रेट्स हमें देखने मिली हैं H5N1 की, विच इज़ दी 52% इन नंबर, राइट। जिसके बाद आप देखेंगे 463 डेथ यहाँ पर हुई 2003 में, और इसी के बाद जो संख्या है डेथ की वो लगातार बढ़ती जा रही है। चूंकि हमें इंडस्ट्रियल लाइव स्टॉक प्रोडक्शन की बात करनी होगी, तो ये कहीं ना कहीं कैरेक्टराइज किए जाते हैं बाय प्रैक्टिस सच एज कन्फाइनिंग चिकन्स इन दी क्राउडेड वायर केजेस, जिन्हें हम बैटरी केजेस के नाम से जानते हैं, जिसकी वजह से एनवायरमेंटल पॉल्यूशन और पब्लिक हेल्थ रिस्क दोनों बढ़ते हैं। इसकी वजह से एयर क्वालिटी इशू भी देखने मिलते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट होता है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है, और कहीं ना कहीं ह्यूमन हेल्थ और इकोसिस्टम के लिए भी अपने आप में प्रॉब्लमेटिक है। इसी को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने क्लासिफाई कर दिया था लार्ज पोल्ट्री यूनिट को, जहां पर 5000 से ज़्यादा बर्ड हैं, कि भाई आप लार्ज पोल्ट्री यूनिट्स कहलाएंगे, और पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ को कि भाई एक रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस को आपको यहाँ पर लेकर चलना होगा। चैलेंजेस की बात करें कि जो फेस किए जा रहे हैं पोल्ट्री फार्मर्स के द्वारा, तो पोल्ट्री फार्मर्स जिन्हें यूजुअली जो एंगेज होते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, ये बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हैं। हाई डेप्थ है, मार्केट वोलेटिलिटी आपको देखने मिलेगी, प्रेशर है इंडस्ट्रियल जाइंट्स के थ्रू। ऐसे में इनडिस्क्रिमिनेशन की प्रैक्टिस, एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना ग्रोथ के लिए, एक्स्ट्राबेरेट पब्लिक हेल्थ कंसर्न को ध्यान में नहीं रखते हुए कहीं ना कहीं आप देखिए इशू क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि एंटीबैक्टीरियल्स की वजह से जब इन्हीं को मनुष्य खा रहा है तो उसके अंतर्गत AMR यहाँ पर डेवलप हो जाता है। सो डिस्पाइट दीज चैलेंजेस, फार्मर्स ये भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं टू एग्जिस्ट द इंडस्ट्री, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट की ज़रूरत है, मैकेनिज्म नहीं है, सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव्स नहीं है। सो अल्टीमेटली दे हैव टू डिपेंड ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग। ऐसे में एक्सपर्ट्स प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि लगातार एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल देखिए लाइव स्टॉक प्रोडक्शन में बढ़ता जा रहा है, क्योंकि राइजिंग डिमांड है, प्रोटीन की डिमांड बढ़ रही है, और ऐसे में एंटीबायोटिक्स लगातार अगर इस्तेमाल होते रहेंगे तो एंट्री माइक्रोबियल रेजिस्टेंस यहाँ पर लोगों में डेवलप हो जाएगा, और कहीं ना कहीं पब्लिक हेल्थ रिस्क का इशू भी देखने के लिए मिल सकता है। एंटीबायोटिक्स जिन्हें क्लासीफाई किया गया है क्रिटिकली इंपॉर्टेंट बाय दी WHO, वाइडली यूज हो रही हैं लाइव स्टॉक फार्मिंग में प्रिजर्वेटिव्स के रूप में अगर हम बात करें, या प्रिवेंटिव पर्पसेस में बात करें, डिस्पाइट देयर ऑन गोइंग कंसर्न। आपको पता है अगर लगातार इस तरीके से AMRs डेवलप होते रहे तो फ्यूचर में जिस भी तरीके की इशू होंगे, चाहे कैंसर या TB जैसी चीज़ों की बात करें, वहाँ पर ट्रीटमेंट बहुत असंभव हो जाता है। सो वहीं अगर इम्पैक्ट हम समझने की कोशिश करें एनिमल वेलफेयर और पब्लिक हेल्थ का, तो देखिए लाइव स्टॉक्स कहीं ना कहीं ओवर क्राउडेड और अनसैनिटरी कंडीशन में रखे जा रहे हैं, जिसका एक एडवर्स इम्पैक्ट है उनके वेलफेयर पे, एज वेल एज हेल्थ रिस्क हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। एडिशनली जो इंडिविजुअल्स हैं जो इन फैसिलिटीज़ में काम कर रहे हैं, उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल हेल्थ हजार्ड हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, क्योंकि एमिशन हो रहा है, एफिलेंट्स का इस्तेमाल हो रहा है, सॉलिड वेस्ट जनरेट हो रहा है, ठीक है। वहीं अगर हम एमिशन की बात करें तो एमिशन और सॉलिड वेस्ट की वजह से आप देखिए कहीं ना कहीं जो हमारा एनवायरनमेंट है वो भी पॉल्यूशन यहाँ पर फेस कर रहा है। सो एक बहुत ज़्यादा अर्जेंट आवश्यकता है कि मॉनिटर किया जाए और एक लीगल और रेगुलेटरी मैकेनिज्म को यहाँ पर लेकर आया जाए, ताकि जितनी भी नेगेटिव इम्पैक्ट हैं इंटेंसिव लाइव स्टॉक फार्मिंग को लेकर उसको दूर किया जा सके, एनिमल वेलफेयर के लिए काम किया जा सके, पब्लिक हेल्थ और एनवायरनमेंट के लिए काम किया जा सके। और इसी के लिए प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी एनिमल PCA एक्ट 1960 कहीं ना कहीं एक इंटेंसिव कन्फाइनमेंट क्रिएट कर रहा है कि जो इल ट्रीटमेंट है वो कहीं ना कहीं वायलेशन है इस पर्टिकुलर एक्ट का। इस ऐसी प्रैक्टिसेस को यहाँ पर बैन करना ज़रूरी है। वहीं अगर हम बात करें ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ में इंडस्ट्रियल लाइव स्टॉक फैसिलिटीज़ में, तो यहाँ पर हमें म्यूटिलेशन, स्टारवेशन, थर्स्ट, ओवर क्राउडिंग, कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन ऑफ PCA एक्ट और अननेसेसरी पेन और सफरिंग एनिमल्स की भी देखने के लिए मिल रही है, जो अगेन एक बात बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि हम एनिमल वेलफेयर लॉज को यहाँ पर रेगुलेट करें और इंश्योर करें कि एक ह्यूमन ट्रीटमेंट इन लाइव स्टॉक्स को देखने के लिए मिले।
269th लॉ कमीशन, अगर आपको याद हो, इंडिया रिपोर्ट 2017 हाईलाइट कर रही थी कि एक नॉन थेरेपेटिक एंटीबायोटिक यूज़ पोल्ट्री फार्मिंग में हो रहा है, जिसकी वजह से AMR लगातार बढ़ता जा रहा है। अनहाइजीनिक लिविंग कंडीशन यहाँ पर है, जैसे ओपन, क्लीनर या वेंटिलाइज्ड स्पेस नहीं है, और इसकी वजह से लगातार जो प्रॉब्लम है वो हमें देखने के लिए मिल रही है। ये रिपोर्ट ने रिकमेंड भी किया था कि हमें वेलफेयर ऑफ चिकन के लिए यहाँ पर काम करना होगा, मीट और एग इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पर रेगुलेट करना होगा, ताकि इन लॉज और इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस के अनुसार एनिमल केयर, वेस्ट मैनेजमेंट और एंटीबायोटिक्स की यूज़ को लेकर काम किया जा सके, राइट। सो ये इसके बारे में है। आई गेस यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। बात करते हैं H1N1 फ्लू के बारे में, व्हाट इट इज़ और इससे किस तरीके से हमें चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। H5N1 एक सब टाइप है इन्फ्लुएंजा A टाइप वायरस का, जिसे हम एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू के नाम से जानते हैं। H5N1 की बात करें तो ये प्राइमरली अफेक्ट करता है बर्ड्स को, पर्टिकुलरली पोल्ट्री इंडस्ट्रीज़ को, जैसे चिकन या डक्स। पहली बार इसके आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो डोमेस्टिक जीज चाइना में 1996 में इसको आइडेंटिफाई किया गया था, और उसके बाद से H5N1 का एक स्प्रेड हमें पोल्ट्री पॉपुलेशन में लगातार देखने मिल रहा है, चाहे हम एशिया की बात करें, यूरोप, अफ्रीका या फिर मिडिल ईस्ट के क्षेत्रों में बात करें। ट्रांसमिशन की बात करें तो हाईली कंटेजियस है बर्ड्स में, और स्प्रेड करता है वेरी रैपिडली विद इन पोल्ट्री फॉक थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड बर्ड्स, जहां पर कंटेमिनेटेड सरफेस होते हैं या बॉडीली फ्लूइड हमें देखने के लिए मिल जाता है। जैसे ही ह्यूमन इसके कॉन्टैक्ट में आता है तो यहाँ पर इन्फेक्टेड बर्ड्स की वजह से उनके फैदर, रेस्पिरेटरी सीक्रेशन या ड्रॉपिंग की वजह से ह्यूमन ट्रांसमिशन यहाँ पर हो जाता है, और इसी के साथ ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन H5N1 थोड़ा रेयर हो जाता है, जो कि अकर हो सकता है जहाँ पर क्लोज या बहुत ही प्रोलॉन्ग्ड कांटेक्ट आपको इन्फेक्टेड इंडिविजुअल का देखने के लिए मिले, और यहाँ पर बहुत सीवियर सिम्टम्स भी आते हैं। बर्ड्स में बात करें तो इसकी वजह से वाइड रेंज ऑफ सिम्टम्स हमें देखने के लिए मिलते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी साइन, कफिंग, डिफिकल्टी ब्रीदिंग, डिक्रीज्ड एग प्रोडक्शन और हाई मोर्टेलिटी रेट्स। वहीं ह्यूमन में बात करें तो सीवियर रेस्पिरेटरी इलनेस, फीवर, कफ, सोर थ्रोट और मसल एक जैसी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। अगर ये प्रोग्रेस यहाँ पर लगातार बढ़ जाती है तो निमोनिया, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की वजह से कंडीशन और घातक हो सकती है, फेटल भी यहाँ पर साबित हो सकती है। ट्रीटमेंट क्या है? एंटीवायरल मेडिकेशन सच एज ऑस्लिटिवरेमिन, जिसे हम टैमीफ्लू, या फिर ज़ैनामिविर, जिसे रेलिंजा के नाम से भी जाना जाता है, कि इफेक्टिव ट्रीटमेंट आपको देखने के लिए मिल सकता है। हाउएवर इफेक्टिवनेस एंटीवायरल ड्रग की लिमिटेड है, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमें देखने के लिए मिल सकता है। कंट्रोल मेजर्स बहुत ही ईजी हैं, साफ सफाई बरतना ज़रूरी है, सर्विलेंस ज़रूरी है पोल्ट्री इंडस्ट्रीज़ का, हैंड वॉशिंग, कंजम्पशन ऑफ रॉ या अनकुक पोल्ट्री प्रोडक्ट्स का यहाँ पर इस्तेमाल ना किया जाए, गुड हाइजीन जैसी चीज़ों को यहाँ पर प्रमोट किया जाए, तभी इसको यहाँ पर रोका जा सकता है। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे। बात अगेन अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट की बात की जा रही है, हर बार न्यूज़ में रहता है, बार बार हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, इसको मैं शॉर्ट में आपको समझा देती हूँ। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को यहाँ पर चैलेंज हुई है कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट अमेंडमेंट 2023, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इशू किया है एक इंटरिम ऑर्डर ऑन February 19, 2024। ये ऑर्डर मैंडेट कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को कि भाई आप अपलोड करिए कि स्टेट एक्सपर्ट कमिटीज़ की रिपोर्ट क्या है अपनी वेबसाइट पे। ये रिपोर्ट यहाँ पर बताएगी कि एड्रेस क्या है, कंसर्न क्या है, स्टेटस क्या है अनक्लास्ड फॉरेस्ट का, पर्टिकुलरली इन लाइट टू FCCA अमेंडमेंट, राइट। लगातार यहाँ पर कंसर्न देखने के लिए मिल रहे हैं। की कंसर्न है कि अनसर्टेनिटी है कि जो सराउंडिंग स्टेट्स हैं वहाँ पर अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, यहाँ पर ऐसा ना हो कि धीरे धीरे ये फॉरेस्ट पूरी तरीके से खो जाए, राइट। सो ये एक चीज़ है जो आपको यहाँ पर याद रखनी होगी, है ना। ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाने वाले हैं। वी हैव डिस्कस दिस आर्टिकल मल्टीपल टाइम्स एंड अगेन इट इज़ इन द न्यूज़, सो वी आर गोइंग टू स्किप दिस पोर्शन हियर। कुछ इसी तरीके से जब आप सेल्फ स्टडी भी करते हैं तो आप ऐसी चीज़ों को जिन्हें आपने बार बार पढ़ लिया है, अगर आपने एक बार पढ़ा है, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, बट इफ़ दैट पर्टिकुलर इज न्यूज़ इज कमिंग अगेन एंड अगेन, तो आप यहाँ पर उसको स्किप कर सकते हैं। हाँ, अगर कुछ नया पॉइंट यहाँ पर ऐड हुआ है तो विच यू कैन ऐड इन योर डेटाबेस, राइट।
चलिए बात करते हैं द पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट डज अ राइज इन सेविंग कॉज ऑफ फॉल इन इन्वेस्टमेंट। अच्छा आर्टिकल है, पैराडॉक्स ऑफ सेविंग की बात की जा रही है, जिसे हम पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट के नाम से भी जानते हैं, जो कि अपने आप में कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल सेविंग रेट्स के बारे में बात कर रहा है कि किस तरीके से इंडिविजुअल सेविंग रेट्स दे कैन लीड टू डिक्रीज रादर देन अ इंक्रीज इन ओवरऑल सेविंग विद इन एन इकोनॉमी। ये कॉन्ट्राडिक्शन है जहां पर कॉमन बिलीफ की जाती है कि हायर सेविंग रेट्स कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं पॉजिटिवली टू द इकोनॉमीज ओवरऑल सेविंग। ये जो कॉन्सेप्ट है इसको प्रोमिनेंस मिलना चालू हुई थी जब हम बात करेंगे ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जॉन मैन्यार्ड कीन्स के बारे में। कीन्स की थ्योरिकल भी हमने यहाँ पर बात करी थी। 1936 में इन्होंने एक यहाँ पर बुक लिखी थी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, और यहीं से ये कॉन्सेप्ट आया। प्रायर डिस्कशन की बात करेंगे तो यहाँ पर इसको ट्रेस किया जा सकता है बैक टू द इकोनॉमिस्ट विलियम टी फॉस्टर और वेडल कैचिंग के द्वारा, जहाँ पर इन्होंने बिजनेस विदाउट अ बायर एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर एक काम किया था और डिलेमा ऑफ द थ्रिफ्ट को लेकर काम किया था। चलिए पहले कीन्स के पर्सपेक्टिव को समझते हैं। यहाँ पर कीन्स जो कि हमारे इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने आर्ग्यू किया कि हायर सेविंग रेट्स की वजह से यहाँ पर एडवर्स इफेक्ट हमें देखने के लिए मिल सकते हैं इकोनॉमी पे। इन्होंने प्रपोज किया कि जो स्टिमुलिंग कंज्यूमर है, कंज्यूमर स्पेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है जब आपको इकोनॉमी की ग्रोथ देखनी है। अकॉर्डिंग टू दिस व्यू सेविंग्स आर अल्टीमेटली इन्वेस्टेड बाय कैपिटलिस्ट ताकि प्रोड्यूस किया जा सके गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूमर के लिए, और कंज्यूमर इफ दे डू नॉट स्पेंड इनफ ऑन दीज गुड्स एंड सर्विसेज, इसकी वजह से आप देखेंगे जो कैपिटलिस्ट हैं वहां पर लॉस होगा और धीरे धीरे आपका पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट खराब हो जाएगा। कीन्स फ्रेमवर्क के अनुसार अगर हम बात करें तो जो इंक्रीज है इंडिविजुअल सेविंग में ये रिड्यूस हो सकती है। इट कैन रिड्यूस स्पेंडिंग ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, और अल्टीमेटली यहाँ पर डिक्रीज होगा ओवरऑल सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट का। लेकिन ये प्रोस्पेक्ट सजेस्ट करता है कि अगर हम फ्लक्चुएशन की बात करें कंज्यूमर स्पेंडिंग में तो वो रेयर है और प्राइमरली ये बिजनेस साइकिल के अनुसार ही काम करते हैं। कीन्स की अगर बात करें तो इन्होंने एडवोकेट किया कि भाई गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ज़रूरी है, जैसे आप स्पेंडिंग बढ़ाइए, कंज्यूमर परचेजिंग पावर को यहाँ पर बढ़ाइए ताकि लॉन्गर रन में आपको इकोनॉमिक ग्रोथ देखने के लिए मिले। दे बिलीव जो एड्रेस करना ज़रूरी है, जो इनसफिशिएंट कंज्यूमर स्पेंडिंग है वो क्रूशियल हो जाता है इकोनॉमी को सस्टेन कराने में। ऐसे में अगर हम कैपिटलिस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं, इकोनॉमी की ग्रोथ करना चाहते हैं, तो इसको बढ़ाना ज़रूरी है। बात करें क्रिटिक ऑफ दिस पैराडॉक्स ऑफ सेविंग की, तो क्रिटिक्स चैलेंज करते हैं आइडिया ऑफ पैराडॉक्स ऑफ सेविंग को। दे आर्ग्यू अगेंस्ट इट्स premise and implication for the economy. Saving is more beneficial. Basically critics के content के अनुसार अगर हम बात करें तो इनका मानना है कि saving more is not determined to the economy, right? इन्होंने इस आइडिया को रिजेक्ट किया। इनका बोलना है कि कहीं ना कहीं ये डिक्रीज बता रहा है इन कंज्यूमर स्पेंडिंग नेसेसरी रिजल्ट इन रिडक्शन इन द इन्वेस्टमेंट। इंस्टेड उनका बोलना है कि देखिए इंक्रीज सेविंग की वजह से हायर इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं व्यक्ति अपना पैसा कहीं फंड्स में सेव कर रहा है और अल्टीमेटली इन्वेस्टेड इन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटी, जहां पर बैंक में है, बैंक ने पैसा कहीं पर सर्कुलेट किया हुआ होगा, राइट। तो ये एक चीज़ है जो यहाँ पर बात की जा रही है। क्रिटिक ने ये भी असर्ट किया कि किसी भी प्रकार का रिडक्शन कंज्यूमर स्पेंडिंग में ये ऑफसेट है जहाँ पर इंक्रीज डिमांड ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बाय एंटरप्रेन्योर्स आपको देखने के लिए मिल सकता है। साथ ही दे आर्ग्यू दैट हायर सेविंग स्टिमुलेट एंटरप्रेन्योरल डिमांड फॉर रिसोर्स मिटिगेटिंग एनी डिक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड कॉज्ड बाय रिड्यूस कंज्यूमर स्पेंडिंग। और इसी के साथ दे आर्ग्यू कि डिक्लाइन जो है कंज्यूमर स्पेंडिंग में इट कैन प्रॉम्प्ट कैपिटलिस्ट टू रीअलोकेट सेविंग टुवर्ड्स लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट। सो दे सजेस्ट कि जहां शॉर्ट टर्म कंज्यूमर डिमांड की बात कर रहे हैं ये डिक्रीज हो सकती है, इन्वेस्टमेंट जो है लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में ये ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, जिसकी वजह से इंक्रीज इकोनॉमिक आउटपुट्स हमें देखने के लिए मिलते हैं, राइट। तो यही था इस आर्टिकल के बारे में। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। चलिए बात करते हैं वार्मिंग ऑफ इंडियन ओशन लगातार बढ़ता जा रहा है। 1950 से 2020 का एक डेटा यहाँ पर लिया गया इंडियन ओशन का, और ये पाया गया कि 1.2 डिग्री सेल्सियस का एक राइज यहाँ पर हमें देखने मिला है। क्लाइमेट मॉडल एक्सपर्ट्स की बात करें तो हीट अप यहाँ पर लगातार बढ़ेगा, और ये 1.2 से जो डेटा है जो डिग्रीज हैं ये 1.7 डिग्री सेल्सियस तक जा सकती है, और 3.8 डिग्री सेल्सियस 2020 से 2100 तक के टाइम पीरियड में हमें देखने के लिए मिल सकता है, जिसमें प्रॉब्लम होगी
जहीं जहाँ अगर हम बात करें हीट वेव्स की, तो मरीन हीट वेव्स अगेन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको लगातार रैपिड साइक्लोन्स का फॉर्मेशन होगा, और इसकी वजह से आप देखेंगे जो करंट एवरेज पीरियड है वो लगातार बढ़ जाएगा। अभी भी आपको पता है कि लगातार यहाँ पर जो साइक्लोन्स का फॉर्मेशन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, एंटी साइक्लोन्स का। बेसिकली प्रॉब्लम कहाँ पर है, देखिए कहीं ना कहीं मरीन इकोसिस्टम यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ दिनों पहले हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था जहाँ पर कोरल ब्रीचिंग बहुत रैपिडली हो रही है, राइट। सी ग्रास का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, कैल्प फॉरेस्ट यहाँ पर खत्म होते जा रहे हैं। कैल्प फॉरेस्ट बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप इसको डेफिनेटली पढ़िएगा। आई वुड सजेस्ट कि ये आप ज़रूर पढ़ें, ठीक है। ऐसे में कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे होंगे, क्योंकि एडवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे मरीन एनिमल्स पे, फिशरीज सेक्टर पे, और कहीं ना कहीं जो कोस्टल कम्युनिटीज़ हैं जो मरीन रिसोर्सेज पर ही जीवित हैं उनके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। ओशन वार्मिंग, यहाँ पर अगर हम बात करें तो केवल और केवल सरफेस टेम्परेचर की बात नहीं की जा रही है, हम बात कर रहे हैं मच मोर डीपर, जहाँ पर लगातार हीट ओशन में बढ़ रही है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। करेंटली जो हीट कंटेंट है इंडियन ओशन का, ये 4.5 जेटाजूल्स पर डिकेड के अनुसार बढ़ रहा है। ये रेट प्रेडिक्ट की गई है 16 to 22 जेटाजूल्स पर डिकेड के अनुसार बढ़ सकती है। और अगर इसी तरीके से ये हीट बढ़ी तो आप समझिए कि बहुत बेकार कंडीशन हो सकती है। अगर हम उस एनर्जी की बात कर रहे हैं जिसे हिरोशिमा एटॉमिक बॉम्ब के टाइम पर जिसकी हीट देखी गई थी, ये बिल्कुल उतनी ही इंटेंसिटी की हीट यहाँ पर बात की जा रही है। राइजिंग हीट की वजह से क्या होगा, आप देखिए सी लेवल राइज होगा, थर्मल एक्सपांशन ऑफ वाटर होगा, और ये जो फिनोमेना है जहाँ पर हीट कॉज करती है वाटर वॉल्यूम टू इंक्रीज, इसकी वजह से आप देखेंगे मोर देन हाफ ऑफ द सी लेवल इंडियन ओशन में ऑलरेडी राइज हो चुका है, जिसकी वजह से ग्लेशियर, सी आइस मेल्टिंग भी इम्पैक्ट हो रही है। वही इसका इम्पैक्ट एक और जगह हमें देखने मिलेगा, विच इज़ द इंडियन ओशन डायपोल। इंडियन ओशन डायपोल जो कि कैरेक्टराइज ही किया जाता है अपनी टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से बिटवीन द वेस्टर्न हाफ एंड द ईस्टर्न हाफ ऑफ द इंडियन ओशन, ठीक है। यूजुअली इंडिया में मानसून कुछ इस तरीके से एंटर होता है, इसीलिए हाई प्रेशर लो प्रेशर का सिस्टम यहाँ पर बना होना चाहिए, क्योंकि प्रेशर ग्रेडियंट के नियम के अनुसार हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूवमेंट होता है, ठीक है। और अगर ये सिस्टम यहाँ पर बिगड़ा तो पॉजिटिव फेस जो आईओडी का है, जो कि फेवर करता है समर मानसून के लिए, वो यहाँ पर ख़राब हो जाएगा। हाउएवर एक्सट्रीम डायपोल इवेंट्स आर फोरकास्टेड कि ये बढ़ेंगे 66%, वहीं मॉडरेट इवेंट्स यहाँ पर कम होने वाले हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि इंडियन ओशन में मल्टीफेसेड अप्रोच को अपनाया जाए, कार्बन इमिशन को कम किया जाए, हैवीली इन्वेस्ट किया जा सके ऐसे चीज़ों में जहाँ पर कार्बन के कंजम्पशन को कम किया जा सके और चैलेंजेस को मिटिगेट किया जा सके, ठीक है। चलिए, इंडियन ओशन डायपोल मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है। डिफरेंस ऑफ सी टेम्परेचर है बिटवीन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न हाफ ऑफ दी फेज। पॉजिटिव आईओडी बोलते हैं जब वेस्टर्न इंडियन ओशन यहाँ पर गर्म होता है, आपको पता है क्योंकि यहाँ से बारिश होने वाली है। सो वाइल द ईस्टर्न इंडियन ओशन इज कूलर, तो ये हाई प्रेशर रहेगा। ये आपको कुछ इस तरीके की कंडीशन देखने के लिए मिलेगी। इसकी वजह से इंक्रीज रेनफॉल होती है सब कॉन्टिनेंट में, क्योंकि यहाँ से ही पानी एंटर होगा, राइट, बारिश एंटर होगी। नेगेटिव आईओडी क्या होगा, इसका ऑपोजिट। जब ईस्टर्न इंडियन ओशन की हम बात करें तो ये यहाँ पर कैसा हो जाए, गर्म, और गर्म होने की वजह से ये कैसा बन जाएगा, लो प्रेशर, राइट। सो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी कि इंडियन ओशन में रिडक्शन ऑफ रेनफॉल आपको देखने के लिए मिलेगा। ऐसे में पॉजिटिव आईओडी इवेंट की वजह से एक पोटेंशियल हमें नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ एल नीनो इवेंट देखने के लिए मिलता है इंडियन ओशन में, और पॉजिटिव आईओडी कहीं ना कहीं मेंटेन कर सकते हैं, इनफैक्ट इंक्रीज कर सकते हैं मानसूनल रेनफॉल को जब एल नीनो भी प्रेजेंट हो, राइट। सो दैट इज वाई दीज ऑल द फिनोमिनाज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बात करते हैं मेंस के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। सो देयर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपसे बात कर रहा है, आइडेंटिफाई एंड डिस्कस द प्राइमरी कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट। साथ ही इवैल्यूएट करिए उन सारी तकनीकों को, उन सारी मैथड्स को जहां पर मिटिगेट किया जा सकता है एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट को, और प्रमोट किया जा सकता है को एग्जिस्टिंग बिटवीन ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ। दूसरा क्वेश्चन आपसे बात कर रहा है, एक्सप्लेन करिए उन सारे फैक्टर्स के बारे में जो कि ज़ूनोटिक डिसीज़ को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं,
किस तरीके से क्या पॉलिसीज़ होंगी, क्या लॉ को इन्फोर्स किया जाना चाहिए ताकि इन थ्रेट्स को कम किया जा सके। चलिए, तो ये थे आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन। व्हाट ऑल यू हैव टू डू, जस्ट राइट द आंसर, क्लिक द फोटोग्राफ ऑन द गिवन लिंक बिलो। साथ ही अगर आपको डीएनआर से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो आप मुझे डायरेक्टली pragyaPandey@rousacademy.in पर मेल भी कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट forget to hit like button, comment your valuable feedback and also press the subscribe button to never miss any updates. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you soon.